2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट मामले में आज विशेष एनआईए अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मामले में पर्याप्त सबूतों के अभाव में किसी भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस केस में कुल 9 आरोपी थे, जिन पर आतंकवाद, हत्या और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि सालों चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने माना कि फिरियादी पक्ष इन आरोपों को साबित करने में असमर्थ रहा है। विशेष एनआईए जज ने कहा, सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्राइम न्यूज के लिए सुनील वैद्य, मुंबई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना हुए। पहले दिन उन्होंने भाजपा के सांसदों से बैठक कर रणनीति तैयार की। वहीं आज दूसरे दिन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों की रणनीति तय करेंगे। इसके साथ ही मोदी की गारंटी और सुशासन प्रदेश में होने वाले आने वाले विकास को लेकर के भी वो चर्चा करेंगे। संदीप करिहार, प्राइम न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, कुछ ऐसा ही किया है भारत का मित्र देश कहे जाने वाला अमेरिका ने भारत पे 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने की बात की है। यानी कि भारत से जो भी सामान अमेरिका जाएगा उस पर अमेरिका में 25% टैरिफ लगेगा। यानी कि अमेरिकी बाजार में जो भी भारत का सामान बिकेगा उस पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा, जिस कारण भारतीय सामान की कीमत अमेरिकी बाजार में बढ़ जाएगी। आखिर ऐसा हुआ क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत बहुत मात्रा में रूस से सैन्य सामान और तेल खरीदता है। इन पैसों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल करता है। इस कारण अमेरिका भारत पे 25% टैक्स लगा रहा है। अब क्या इतने बड़े दबाव के बाद भारत अमेरिका के आगे झुक जाएगा? दरअसल कई एक्सपर्ट का मानना है कि भारत ट्रंप की बात रखने के लिए जो रूस से 40% तेल खरीदता है उसमें थोड़ा सा कटौती कर सकता है। यानी कि भारत अभी रूस से 40% तेल खरीदता है, उसमें कटौती कर उसे 20% तक ला सकता है। पर अगर हम बात करें सैन्य सामान की, तो सैन्य सामान में भारत इसमें कुछ भी कटौती नहीं करेगा। क्यों? भारत अभी रूस से लगभग 60 से 70% सैन्य सामान खरीदता है और रूस इसके साथ भारत को सैन्य सामान देने के साथ उस सामान का टेक्नोलॉजी भी भारत को देता है। पर अमेरिका से अगर भारत कोई सैन्य सामान खरीदता है तो अमेरिका उसका कोई भी टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देता है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं आकाश सिंह, प्राइम न्यूज, नोएडा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आप आज कानपुर पहुंचे। कानपुर पहुंचने के बाद मोती झील स्थित तुलसी उपवन में जाकर के उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें कि तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में आज जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं वो कानपुर पहुंचे थे, जिसके बाद में वहां पर लोगों के बीच में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और तुलसीदास के बारे में बताया। जिसके साथ ही डिप्टी सीएम ने बताया कि जो बाबा तुलसीदास है उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को घर घर पहुंचाने का काम किया था। जिसके बाद में आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सांस्कृतिक विचारों पर चल रहे हैं। वहीं पर जो कार्यक्रम के दौरान कवियों ने भी अपने गीत सुना करके बाबा तुलसीदास जयंती मनाई। उत्तर प्रदेश के उप छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में धर्मांतरण करार थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार बिलासपुर, रायपुर समेत अलग अलग जिलों में भी इस मामले को लगातार उजागर कर रहे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस अब हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि ये बजरंग दल की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए केवल टारगेट किया जा रहा है। यही वजह है कि उनके घरों में बैठ जा करके तोड़फोड़ की कार्रवाई और गाली गलौज कर रहे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस ने तीखा आलोचना किया है। वहीं विजय शर्मा ने भी इस मामले को लेकर के कहा कि संयम बरतने की जरूरत है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा कि शायद गृह मंत्री को ऊपर से डांट पड़ी होगी, जिसके कारण ये अपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की सीख दे रहे हैं। संदीप करिहार, प्राइम न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 2 ननों की गिरफ्तारी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर के इंडी गठबंधन के जनप्रतिनिधि दुर्ग और रायपुर में पहुंचकर प्रेस वार्ता कर सरकार की कार्रवाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं लोकसभा में भी विपक्ष के नेता भी इस मामले में ट्वीट करके छत्तीसगढ़ में हुई कार्रवाई को लेकर के आलोचनाएं और टिप्पणियां कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ भाजपा के सांसद भी लोकसभा में ये कह रहे हैं कि मानव तस्करी और मंत्रणा का यह मामला था, जिसको लेकर के ये कार्रवाई दुर्ग में की गई है। हम अपनी छत्तीसगढ़ की आदिवासी बच्चों को बचाने के लिए कार्रवाई किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने भी इस मामले में तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार दो गले से काम कर रही है। केरल में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये कहा गया कि जो कार्रवाई हुई है वो मानव तस्करी का नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार इसे मानव तस्करी करार देकर दो दगलेपन के राजनीति का परिचय दे रही है। संदीप करिहार, प्राइम न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। देश के अंदर लगातार हो रही बारिश से कहीं ना कहीं अभी भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसको लेकर प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा एक आपात बैठक आयोजित की गई। उसमें क्षेत्र के सभी विधायकों को ये हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जाकर क्षेत्र की जनता को देखें। इसको लेकर क्षेत्र के विधायक अपने अपने क्षेत्र में यहाँ पर उतरे हैं। बात यदि ग्वालियर संभाग की जाए तो ग्वालियर संभाग में अभी भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। बात श्योपुर जिले की जाए, श्योपुर जिले में भी अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बात यदि शिवपुरी जिले की जाए तो शिवपुरी जिले में भी अभी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गुना जिले की जाए, गुना जिले में भी अभी भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। शिवपुरी जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सेना ने यहाँ पर मोर्चा संभाला है। उसको देखते हुए जहाँ पर भी लोग जो फंसे हुए हैं उनको लेकर सेना के जवान वहाँ पर जा रहे हैं और फंसे हुए लोगों को निकाल कर बाहर लेकर आ रहे हैं। बात यदि शिवपुरी जिले की जाए तो लगातार हो रही बारिश से जो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे उसको लेकर तकरीबन 500 से ज़्यादा जवान शिवपुरी जिले में वहाँ उतरे हैं और उसको लेकर वहाँ जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको लेकर बाहर आ रहे हैं। बात यदि डबरा जिले की जाए तो लगातार हो रही बारिश को देखते हुए एनडीआरएफ के तकरीबन 200 जवानों ने वहाँ पर मोर्चा संभाला। साथ ही पूर्व जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी उनके साथ में मोर्चा संभाला है। और जहाँ निचली बस्तियों में जहाँ पानी भरा हुआ है, जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, उनको लेकर वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ से लोगों को निकाल कर लाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक है, कोई भी लोग जो फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा, उनको हर संभव मदद दी जाएगी। बात यदि मौसम विभाग की जाए तो आने वाले 2 और 4 दिन तक मौसम यहाँ पर ऐसा ही रहने वाला है। प्राइम न्यूज़ के लिए ग्वालियर से सुयश शर्मा। गाजियाबाद में बीती रात से लगातार झमाझम बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव की स्थिति होगी। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानी का सबब भी बारिश बनती नजर आ रही है। जहां गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक बेसमेंट में कई गाड़ियां समा गई। बीती रात हुई भारी बारिश के चलते गाड़ियां मलबे में दब गई, जिसके बाद जब सुबह लोग उठे तो लोगों ने देखा कि उनकी गाड़ियां मलबे में दब गई हैं, बेसमेंट में दब गई हैं। जिसके बाद आनंद फानंद में क्रेन को बुलवाया गया और उन गाड़ियों को बाहर निकाला गया। हालांकि जो तमाम गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई। जिसके बाद में जो स्थानीय लोगों उनका आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही, घोर लापरवाही है। जहां जल निकासी के प्रबंध नहीं किए गए हैं, वहीं जो नालियां हैं उनको साफ नहीं किया गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। लोगों का कहना है कि नगर निगम को इस पर छानबीन करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद में सड़कों पर जल भराव हो गया है। इससे पहले भी गाजियाबाद में एक मर्सिडीज कार पानी में डूब गई थी, जिसके बाद जब उसके ओनर ने जब गाड़ी को शोरूम में भेजा तो उसे 5 लाख का खर्चा दिखाया गया था। जहां उसके बाद में जो ओनर है उनके द्वारा नगर आयुक्त को 5 लाख का नोटिस भेजा गया था और अब कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। जिसके बाद में लोगों का नगर निगम पर सवालिया निशान उठ रहा है और लोग नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद। सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और दावा भी कर रही है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। लेकिन रायबरेली की एक ऐसी तस्वीर हम दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। यही नहीं, आपको अगर बता दें कि रायबरेली का अगर इतिहास, तो रायबरेली के सांसद राहुल गांधी हैं और वहीं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी यही रायबरेली के ही रहने वाले हैं। लगातार वो क्षेत्र और जिले में विकास की बात भी करते हैं, लेकिन उन्हीं के जिले की एक ऐसी सड़क जिसे देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम ग्रामीणों ने इस सड़क पर धान लगाया। यहाँ पे तमाम ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है और आपने किस लिए धान लगा दिया। क्या नाम है? सर संगीता नाम है मेरा। किस लिए आप लोगों ने धान लगा दिया? सर यहाँ पे रास्ता एकदम बेकार है और चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। सर बच्चे आने जाने में दिक्कत है, स्कूल बच्चे आते हैं, ड्रेस खराब हो जाता है, गिर जाते हैं बच्चे। दोबारा गरीब के पास इतना 2 जोड़ी 4 जोड़ी ड्रेस कहाँ से है सर? हम लोग अपने बच्चों को इतनी मुश्किल से पढ़ाते हैं और रास्ता इतना खराब है सर, इसलिए मजबूरी में हम लोगों ने इसमें धान लगा दिया। क्या करें? अच्छा, और मेरे साथ में एक बाइक सवार हैं, एक राहगीर हैं। भैया कहाँ के रहने वाले हैं? और ग्राम सभा भरसना के हैं जी,
यहीं जा रहे थे धीरनपुर गाँव। जी कैसे हाँ। कैसे आते जाते हैं आप? अरे आप देख ही रहे हैं कैसे आ जा रहे हैं, पूरा गड्ढा, हम्म। पूरा पूरा बोदा हो जाता है पैर में। जी। अब आना जाना तो है ही है, मजबूरी है, लेकिन आ रहे हैं यही एक कैसे, रास्ता जाने का? बस और कोई रास्ता ही नहीं है, क्या करें। मेरे साथ में और भी लोग हैं, ग्रामीण है यहाँ पे। भैया दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम भैया, कहाँ के रहने वाले मेरा हैं? नाम रजोल है अच्छा, कहाँ के हैं रहने वाले? जी, इसी गांव के निवासी हैं। क्या स्थिति है सड़क की? सर आप देख लीजिए कैसी स्थिति है। हाँ। सर ये गांव का एकमात्र निकास है, इस गांव से 15 गांव का और निकास है। बस सर इतना कहना चाहते हैं। अच्छा, जी तो धान क्यों लगा दिया गया? अब देख लीजिए सर क्यों धान लगा दिए। दादा क्या नाम है? घर साहब, क्या स्थिति है गांव की? अरे साहब स्थिति यह है कि हम लोग गिर पड़ते हैं यहाँ चलते चलते। हाँ, अच्छा, बोलो क्या कहें। क्या नाम है दादा आपका? शेर बहादुर। शेर बहादुर जी, आज धान लग गया है, किस लिए लगाया है? ये धान इसलिए लगाया गया कि जितना कचरा, जितना पानी, जितना बोदा यहाँ इतना किसी के खेत में नहीं होगा। इस वजह से हम लोगों को आने जाने में असुविधा है, लोग गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, सारी समस्याएं बन रही हैं। अगर इसमें धान ना लगाया जाए तो फिर क्या किया जाए भाई? धान लगा रहेगा, कोई आया जाएगा नहीं, जो जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। और धान नहीं लगेगा तो लोग आएंगे, जाएंगे, चोट खाएंगे, गिरेंगे, टूटे फाटेंगे, तो इसका कौन देखभाल कर रहा है? शिकायत कहीं की गई इसकी? इसकी शिकायत हर जगह की गई, लेकिन कोई शिकायत को सुनने वाला नहीं है। कह रहा है हमारे अंडर में नहीं, हमारे बस की नहीं है, किसका नाम लिया जाए? सब तो सेठ बने हुए बैठे हैं। तो ये तमाम ग्रामीण हैं, इनसे बात की गई। इनका साफ तक कहना है कि पिछले 15 सालों से पहले इस सड़क का निर्माण कार्य कराया गया, उसके बाद से सड़क पर कोई मरम्मत नहीं हुई है। हालात आप देख सकते हैं इन कैमरों के जरिए कि आप इस सड़क पर धान लगाया गया है महिलाओं के द्वारा, और ये स्थिति है कि गड्ढे में सड़क तब्दील है। साथ में आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एक दिव्यांग व्यक्ति अपनी ट्राईसाइकिल से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो तमाम लोग हैं यहाँ पर, और उसके बावजूद ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों करने के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि अधिकारी इस पर कब ध्यान देते हैं। महताब अहमद, प्राइम न्यूज़, रायबरेली।